खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं तू जी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, लेकिन हम में से कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं और जमाने के लिए जीने की ठान लेते हैं। और ऐसी ही है हमारी आज की तेजस्विनी, जो पूरी तरह से समाज सेवा के लिए समर्पित हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित हैं। NCW की सदस्य सुषमा साहू। कहानी अन्याय के विरुद्ध लड़ने की है, कहानी घरेलू हिंसा और प्रताड़ना को चुनौती देने की है, कहानी एक महिला के अदम्य साहस की है। फर्श से अर्श की ये कहानी सुषमा साहू की है, जिनका जीवन खुद देश की तमाम प्रताड़ित महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश करता है। कम उम्र में शादी, बेटी के जन्म पर तिरस्कार झेलती हुई सुषमा ने न सिर्फ ससुराल छोड़ना तय किया, बल्कि अपने जीवन को ऐसी तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए समर्पित भी कर दिया। सुषमा ने इन कठिन परिस्थितियों में उच्च शिक्षा ग्रहण की और कई सालों तक अध्यापन का काम किया। इस दौरान सुषमा अनेक संस्थाओं से जुड़ी और महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लामबंद रही। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ सामाजिक संगठनों के महत्वपूर्ण पद पर रहकर अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाया और अंततः 2015 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य मनोनीत हुई। महिला आयोग में रहकर सुषमा के कार्य को बल मिला और उन्होंने घरेलू हिंसा की शिकार और हाशिए पर पड़ी महिलाओं के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाया। इस दौरान सुषमा ने जेलों में बंद महिला कैदियों के हालात को बेहद नजदीक से देखा और उनकी बेहतर जिंदगी और भविष्य की पुरजोर वकालत की। महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से समर्पित महिला अधिकार कार्यकर्ता सुषमा साहू हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें हमारी आज की तेजस्विनी सुषमा साहू से, जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला लेकिन उससे निकली और आज हम सबके सामने हैं, समाज सेवा के लिए समर्पित है। बहुत बहुत स्वागत है सुषमा साहू जी हमसे तेजस्विनी में आने के लिए और बात करने के लिए। तो एक लंबा सफर आपने तय किया है जिंदगी में, जहां आप पहुंची हैं आज वहां तो हम सब देख ही रहे हैं, लेकिन वो अंधेरे कोने जहां से आप निकली आसान नहीं था आपके लिए। बिल्कुल नहीं, बहुत वो काली रात, वो काला स्याह, आज जब उसको सोचती हूँ तो लगता है कि क्या सचमुच में मैं ही थी जो उन अंधेरों को पार करके आई थी। वो पिटती हुई रातें, वो शारीरिक चोट, वो मानसिक प्रताड़ना, और शारीरिक प्रताड़ना का तो कोई अंत ही नहीं था। शायद इतनी चोटें कि शरीर का हर एक अंग लहूलुहान रहता था, खून रिसता रहता था, पर दवाई देने वाला कोई नहीं था। तो बहुत काली स्याह रातें हैं जो मेरे ज़िंदगी में, वो जिन पन्नों को मैं सहेज कर ज़रूर रखी हूँ ताकत के तौर पर, जो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ तेरा भी वजूद है, तुझे भी जीने का उतना ही हक है। लेकिन उन चीज़ों को अपने गम के तौर पर अब याद नहीं करती। सुषमा जी, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई करी, आप एक ठीक ठाक परिवार से आती थी, क्यों इस तरह से मुसीबतों को झेलना पड़ा और ख़ास तौर से शादी के बाद स्थितियाँ जो हैं बहुत ही प्रतिकूल होती चली गई? एक्चुअली उस समय हमारे यहाँ लड़कियों से पूछा नहीं जाता है, बहुत कम समय में पूछा, मतलब परिवार कभी पूछ बैठा है कि हाँ आपको यहाँ पसंद है। अच्छा। तो परिवार जहाँ शादी तय करते हैं हम वहीं शादी करके चले जाते हैं। अल्पावस्था थी, उम्र बहुत कम था, जिंदगी की रिश्तों की समझ बहुत कम थी। एक ईश्वर ने बहुत बड़ा एक प्रकोप मेरे लिए रहा कि मैं सुंदर नहीं थी, और जिसका मुझे बहुत बड़ा कुभाजन बनना पड़ा। सुंदरता की वजह से मैं जब ब्याह करके पहली बार ससुराल गई, अच्छा, तो बहू को परीछने के लिए सास और उनके परिवार के लोग उतरते हैं, मुझे गांव पड़ोसियों ने उतारा। अच्छा। क्योंकि मेरी सास ने कहा ऐसी कुलटा जो काली सी है उसके चेहरे को देखूंगी तो शायद मेरा पूरा जीवन का भविष्य खराब हो जाएगा। तो उन लोगों ने मुझे परीक्षा भी नहीं, और मैं बिना मन के उस ससुराल में गई, और पहले ही दिन से जो शारीरिक प्रताड़ना मुझे मिली, शायद मैं उनको शब्दों में बयान करूंगी तो शायद मैं यहाँ फपक पड़ूंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि वो हर एक मार, हर एक चोट मेरे अंतर मन को धिक्कारता था और कचोटता था, जो आज मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। तो फिर जब इतना सब कुछ आप बर्दाश्त कर रही थी, सह रही थी, तो फिर
उसमें से आप निकली कैसे? मतलब क्योंकि बहुत सारी औरतें हिम्मत भी नहीं कर पाती और उसी रट में कहीं फंसी पड़ी रहती हैं। नहीं, मैं भी कहूँगी तो मैं निकल नहीं पाई थी, क्योंकि मैं उस अवधारणा और उस मानसिकता की लड़की थी कि ब्याह तो बेटी का जब डोली चला जाता है वहीं से अर्थी निकलती है। मैं उसी को मानती थी। लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि मुझे इतनी मार पड़ती थी, मैं कंसीव कर गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, और प्रेगनेंसी के दौरान 4-4 दिनों तक बंद कमरे में मुझे भूखा रखा जाता था। मैं जब कहाँ काम करती थी, जहाँ खाना बनाती थी घर में अपने ससुराल में, तो मेरे इन लॉज और खाना सब उठा करके गाय के नाद जहाँ गाय खाना, और जब घर के लोग और आते थे खाना खाने के लिए तो कहते थे कि सुबह से पलंग तोड़ रही है, ये खाना नहीं बनाई है, और जबकि वो सारा खाना गाय के नाद को दे दिया जाता था, गाय खा जाती थी। तो ये सारी चीज़ों को मैंने झेला था, लेकिन मुझे प्रतिवाद करने की आदत नहीं थी, ऊंची आवाज़ में बात करने की आदत नहीं थी, शायद मेरे ये संस्कार नहीं थे। और आपको ये बताऊं कि शायद वही बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहीं, क्योंकि पेट में बच्चा था और मुझे दवाई तक नहीं दी जाती थी, और मुझे पेट पर लात मारा जाता था ताकि मिसकैरेज हो जाए। लेकिन ईश्वर की मैंने उनके आगे पत्ता भी नहीं हिलता, और आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश की, सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। अच्छा। मैंने इवन कि मैं आत्महत्या करने से पहले मैं पत्र भी लिख देती थी अपने पिता के नाम से, परिवार के नाम, कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी फंसे मेरे बाद। तो मैं लिखती थी पिता को माफ़ी मांगते हुए कि आपने मुझे जितनी लाड से बड़ा किया था और बहुत अरमानों से भेजा था, लेकिन शायद मैं आपके अरमानों पर पूरा नहीं उतर पाई, और मैं आप अपने जीवन की ये लीला समाप्त करने जा रही हूँ, ऐसा लिख देती थी। फिर लगता था कि वो माँ बाप जिसने बहुत इतने लाड से हर एक ख्वाहिश की चिंता करी, जिसने आज मैं उसे इस जीवन के इस पड़ाव पे, क्या मैं खून के आंसू रुलाने के लिए, क्या मेरा यही फ़र्ज़ है? और जा कर के शायद आपको यकीन न हो, मैंने 1-2 बार दवाई भी खाई, लेकिन मैं शारीरिक रूप से बहुत घायल हुई, मतलब बहुत परेशान रही दवाई खाने के बाद, लेकिन मैं मर नहीं पाई। शायद मरना लिखा नहीं था मेरे नसीब में, और जिसके कारण मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। तो फिर वो लम्हा, वो मौका, वो क्षण कब आया जब आप वहाँ से निकल गई और सोचा कि मैं अब ज़िंदगी की जो इबारत है वो खुद ही लिखूंगी? वो शायद मैं लिखने में थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि जब बहुत मार पड़ी थी और पूरा शरीर काला पड़ गया था ब्लड क्लॉट करने से, तो मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन के बहाने मुझे ले करके अपने घर, मेरा भाई आ गया। तो जब भाई आ गया तो जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो मर जाएगी, प्रेग्नेंट है, मर जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एनेमिक भी हो गई थी, मेरे को खाना नहीं दिया जाता था वहाँ पे। तो उसके बाद एक रोटी पिता क्या खाती ज़रूर थी, लेकिन एक आंख से खून के आंसू भी रोती थी कि मेरे नसीब में क्या ईश्वर ने यही लिखा है, क्या मुझे यही दिन देखने के लिए शायद रखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं शायद किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ। और जब मेरी बेटी को मैंने जब जन्म दिया तो उन लोगों ने कहा कि हम में इतनी मर्दानगी है कि बेटा पैदा होगा। अच्छा। तो ये बेटी मेरी नहीं है। उस दिन शायद मैंने संकल्प लिया कि हाँ, अब मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए जीऊँगी, और तब मेरा संघर्ष वहीं से शुरू हुआ। वाकई इस जो आपकी कहानी है उसको सुन के तो किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। तो बेटी ने एक कहीं ना कहीं साहस दिया। हाँ, उसके जन्म ने मुझे ताकत दी, उसने ताकत दी। हाँ। तो उसके बाद फिर आपने कैसे आप समाज सेवा के लिए कैसे उतर आए? नहीं, उस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे पिता बेडरिडन हो गए थे, क्योंकि उनको ये शौक बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि मैं सबसे लाडली थी। मेरे ख़ानदान में बच्चे बचते नहीं थे, जो भी बच्चे जन्म लेते थे वो मर जाया करते थे। लेकिन मेरे समय से ही मेरे यहाँ हमारा जनरेशन चला, और जनरेशन चलने के बाद ऐसी स्थिति आई कि मैं नवरात्रि के दिन, सप्तमी के दिन पैदा ली, तो कहीं ना कहीं लोग मुझे थोड़ा दुर्गा का, वो शक्ति का स्वरूप भी मानते हैं, और ऐसा ही रहा। और फिर तब पिता ने मेरी बेटी को गोद ले लिया, मेरे पिता ने मेरी बेटी को गोद ले लिया। आज वो मुझे दीदी बोलती है, और मेरी मम्मी पापा को मम्मी पापा, क्योंकि पिता को ये लगता था कि जीवन में जिस व्यक्ति ने इस बच्ची के अस्तित्व को स्वीकारा नहीं, उस बच्ची जब अपने पिता का नाम लिखेगी तब तक एक मन में एक दर्द रहेगा, और समाज भी पूछेगा। तो उन्होंने गोद ले लिया, और वो बच्ची आज मुझे दीदी बोलती है, और मेरे माता पिता की बेटी हो गई। तो सुषमा जी, फिर किस तरह से आप फिर राजनीति में भी आप सक्रिय हो गई, समाज सेवा में भी सक्रिय हो गई,
महिलाओं के इश्यूज के लिए आप समर्पित हो गई। उस समय मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत कम की थी। कम उम्र में शादी होने का मतलब ये मैट्रिक में, इंटर में। अच्छा। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, हमारे 4 भाई बहनें थे, तो हमारा घर की परवरिश कर पाना बहुत मुश्किल था। तब मैंने सिलाई कढ़ाई करने के लिए मैं 2-2 रुपए के कपड़े दूसरे के घरों में सिलने जाया करती थी, और फिर वो सिलती भी थी और मैं फिर रात में पढ़ाई करती थी। रात के 11 बजे से सुबह के 5-6 बजे तक मैं पढ़ती थी। फिर मैंने एमए किया, फिर मैं टॉपर यूनिवर्सिटी के, फिर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी में मैंने एमए किया, बीएड किया और फिर एमएड किया, जो आज पूरे बिहार में एक ही है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी में। तो फिर मैंने एमएड भी किया, वहाँ पर मैं 3rd टॉपर रही। तो फिर एक जुनून सा आ गया, उसी समय मेरा आरडी में सिलेक्शन हो गया, राजपथ पे जो परेड होता है। फिर मैं आज कह सकती हूँ उस राजपथ से आज के राजपथ तक का मेरा संघर्ष, उस विश्वास ने आज तक मुझे कायम रखा और मुझे अपने आप को पहचानने का मौका दिया। जब मैं राजपथ पर 26 जनवरी को परेड पर चल रही थी, तो हर एक कदम मुझे कह रहा था, हाँ तू है, तेरा अस्तित्व है और तुझे खुद के लिए नहीं, अब इस समाज के लिए लड़ना है। तो सुषमा जी, फिर आपने कुछ अध्यापन का काम भी किया, आप अपने कॉलेज में पढ़ाया भी, लेकिन फिर वो छोड़ना पड़ा फाइनली? नहीं, मुझे शुरू से लेक्चरर बनने का शौक था। राजनीति मेरे शौक में कहीं भी शामिल नहीं था। राजनीति मेरी मजबूरी में थी। जब 2002 में जब मैं एमएड की और रिजल्ट आया, उसी समय 18 वर्षों के बाद नगर निकाय का चुनाव हुआ था। तो उस समय महिला वार्ड हो गया था, तो लोगों को लगा कि सब महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो आ रही हैं, जो घर में बिल्कुल खाना बना रही हैं, घर में बिल्कुल बैठी हैं, उनको उनके पतियों ने उतार दिया। तो क्यों ना किसी एक ऐसे फेज को लाया जाए जो खुद में अपना एक वजूद रखती है और निर्णय लेने की क्षमता है। तो लोग मुझे देखा करते थे और पूरे समाज ने उठ करके, समाज में सिर्फ जात विशेष नहीं, पूरे समाज ने उठ करके मेरा नाम प्रस्तावित किया और मैं ही पहले ही टर्म में मैं जीत गई। और जीत करके फिर मेरे जीवन को मैंने पलट के नहीं देखा। लेकिन हाँ, लेक्चरशिप मैंने किया, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का शुरू से शौक रहा है। तो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर रही, इंचार्ज प्रिंसिपल रही, और अच्छा लगता है बहुत पढ़ना और पढ़ाना। क्या बात है। और सुषमा साहू की ये कहानी जिसमें दर्द भी है, हौसला भी है और हिम्मत भी है, इसे हम सुनेंगे लेकिन सुर से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है तेजस्विनी में। आज हमारे साथ एनसीडब्ल्यू की सदस्य सुषमा साहू हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है लेकिन उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी। तो सुषमा जी, फिर आप एनसीडब्ल्यू की भी सदस्य हो गई और दिल्ली उसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पे रही, प्रदेश अध्यक्ष भी रही। कई पदों पे होने के बाद फिर मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में 17 अगस्त 2015 को फिर मैंने ज्वाइन किया जब। और शायद आपको मैं बताऊं, बड़ा आश्चर्य था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी कोई पैरवी नहीं की थी। तो मेरा नाम सिलेक्शन हुआ और लोगों को बड़ा आश्चर्य, मैं बिहार छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। लेकिन आज जब ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आई तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि कहीं ईश्वरीय लीला है, क्योंकि जो मैं अपने जीवन का न्याय नहीं कर पाई, आज न्याय की कुर्सी पर ईश्वर ने मुझे बिठाया कि हाँ, तू अपने जीवन का तो न्याय नहीं पा सकी, पर तुझे मैं आज इस जगह पे बिठाती हूँ, तू कुछ का तो कल्याण कर दे। तो सुषमा जी, हम जानते हैं कि इस दौरान आपने काफ़ी कुछ महिला कैदियों के लिए काम किया, आपने काफ़ी भ्रमण किया, काफ़ी जेलों में आप गई और जो महिला इनमेट्स हैं उनकी हालात को देखा। क्या कुछ पाया आपने? कहाँ कहाँ महिलाएं किस प्रकार से सफ़र कर रही हैं, क्या कुछ देखा आपने? देखिए, आज के समय में मैं कहना चाहती हूँ कि उनको मोटिवेट करना, उनको जागरूक करना बहुत आवश्यक है। आज छोटी छोटी चीज़ों पर हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे पा रहे हैं। इनमेट्स के मामले में यही कहा कि पूरे भारतवर्ष में जो परिस्थितियां हैं, एक चीज़ तो मैंने सरकार को स्पेशली लिखा है, सफ़ेद साड़ियां हम पहनाते हैं, पर सफ़ेद हमारे कल्चर में नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने कहा कि थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे जज्बात को वो मेल नहीं खाता। दूसरी चीज़ है, क्योंकि वो जब आइसोलेटेड होकर के रहती हैं, जब जेलों में चली जाती हैं, एक पुरुष जब जेल में जाता है,
अंतर देखिए, अंतर महसूस करने की आवश्यकता है। जब एक पुरुष जेल में जाता है और तब परिवार के लोग खाना बना के टिफिन भर भर के लेकर के उसके ले जाते हैं, लेकिन एक महिला जब जेल में चली जाती है तो परिवार के अपने, जिनके वजह से वो आज वो जेल के या सलाखों के पीछे है, या नहीं भी कारण है तो जिन कारणों से भी सलाखों के पीछे है, परिवार का मन उस तरफ कभी मुख नहीं होता है, कोई उनसे मिलने नहीं जाता है, बहुत कम लोगों से मिलने जाता है, और जिसकी वजह से आइसोलेटेड फील करती हैं। जब जेलों से बाहर आती हैं तो उनकी परिस्थितियां बहुत विपरीत रहती हैं, फिर वो गलत राह को चुनने को मजबूर हो जाती है। मेरा मोटिव यही था कि वो महिलाएं जो वहाँ से निकल कर के आई, और सरकार की बहुत दिली इच्छा है और सरकार इसी के लिए ये काम भी करवा रही है, क्योंकि उन महिलाओं को वहाँ से निकलने से पहले इतना हम उन्हें सशक्त कर दें, हम उनको कौशल के कोई ना कोई हुनर उनके हाथ में दे दें, स्किल डाल दें, ताकि वो वहाँ से निकलने के बाद जब वहाँ पर अंदर में रहती हैं तो उनको एक डेली वेजेस मिलता है, डेली वेजेस पर वो काम करती हैं, स्किल्ड हो जाती हैं, तो बाहर आती हैं तो उनको गलत रास्तों का चयन ना कर करके अपने पेट और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वो सही रास्तों का चयन करके वो अपनी परवरिश कर सके। तो ये मेरा मकसद है और मैं शायद बहुत हद तक मैंने इसमें प्रयास किया है। दिमागी रूप से जो कमज़ोर महिलाएं होती हैं उनकी हालात पर भी आपने काफ़ी कुछ काम किया है, काफ़ी दौरा किया, क्या कुछ देखने में आया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर महिला पर ऐसी मार है तो वो दोहरी मार है। सच बताऊं, अगर मेरे NCW से नहीं पूछ रहे हैं, अगर एक औरत से पूछ रहे हैं तो हे ईश्वर मुझे मौत दे देना, ये है बस इसका सार। इतनी विभत्स स्थिति है, कपड़ा पहना के जाया जा रहा, वो कपड़ा उतार दे रही हैं, निर्वस्त्र हैं। वहाँ के जो भी लोग रहते हैं, वो अभी मैंने बंगाल में देखा था, विश्वास नहीं करेंगे, बालों से खींच खींच करके वहाँ के जो अटेंडेंट है बहुत मारते हैं, उन्हें पीटते हैं। मैंने बहुत नेगेटिव रिपोर्ट दिया और नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से हमारी जो मिनिस्टर है मेनका जी ने बहुत सीरियसली इस चीज़ को लिया। भोजन में क्या दे रहा है, दूध है कि पानी है पता नहीं, दाल है कि पानी है पता नहीं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनको सिर्फ पेट भरना है, उनको पता है कि जो मेरे सामने आया बस हमें उसे मुंह के अंदर डाल लेना। ये एक ईश्वरी कृपा है और एक लीला है कि हम खाना उठा के मुंह ही में डालते हैं। इतना ज्ञान भगवान सबको दे देता है, गिरा के खाते। लेकिन बहुत ख़राब स्थिति है, मुझे लगता है उनके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे अभी भी ऐसे हैं मेंटल हॉस्पिटल जहाँ स्थितियाँ ठीक हैं, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत हद तक अभी काम करने की आवश्यकता है उन महिलाओं के लिए जो मेंटली रिटार्टेड, क्योंकि परिवार तो उनको देखना नहीं पसंद करता है। और आप विश्वास करिएगा, आज भी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो परिवार ये कहता है क्योंकि उनकी ज़मीन प्रॉपर्टी हड़पनी है तो उनको मेंटल घोषित करके वहाँ रख देता है, और महिलाएं जब ओवर रिएक्टिव होती हैं तो उनको पागल घोषित करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यौन हिंसा के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, आप लोगों के पास भी रात दिन इस तरह की खबरें आती हैं, लोग पहुंचते हैं, महिलाएं पहुंचती हैं, क्या वजह मानती हैं आप, क्यों इस तरह की चीज़ें, महिलाओं के खिलाफ अपराध, यौन हिंसा बढ़ती चली जा रही है समझ में? देखिए, सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ, कानून बहुत सख्त हो गया है, कानून के अनुपालन करने वाले सख्त हो गए हैं। आप हम जिस एज ग्रुप के हैं, हम लोगों ने पहले जब सुना होगा, देखा है कि पहले एक गुंडा किस्म का व्यक्ति होता था, मवाली किस्म का व्यक्ति होता, कोई भाई और दादा हुआ करता वो था, अलग ही दिखता भी था, अलग दिखता था, आइसोलेटेड रहता था, समाज में लोग उससे डरते थे, थाने में उसकी पूरी डिटेल रहती थी, पूरा ब्यौरा रहता था। आज क्रिमिनल्स कौन है, आइडेंटिफाई करिए। क्रिमिनल्स हमारे घर में पन रहा है, हमारे पड़ोस में पनप रहा है, हमारा सगे रिश्तेदार हो सकता है, हमारी औलाद हो सकती है। आज जो हम मतलब कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक युग में हम लोगों ने एक क्रांति लाई है, सही मायने में क्रांति है, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने की वजह से आज हम उसको यूज़ नहीं मिसयूज़ कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे क्या देख रहे हैं, 4 क्लिक करिए वो कुछ भी देख रहे हैं, और देखने के बाद क्योंकि उनका माइंड सेट अभी उतना डेवलप नहीं किया है, और डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से हम जो खा रहे हैं या हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसको हाउ कैन वी यूज़ प्रॉपरली, ये हमें नहीं आ रहा है। तो जब हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है कि हमें कैसे करना है, तो हम समाज में तो नेगेटिव ही अप्रोच कर पाएंगे, हमारा जो रिएक्शंस रहेगा वो ओवर रिएक्शन के रूप में नेगेटिव रहेगा। आज छोटे छोटे बच्चे गैंग रेप कर रहे हैं, मोलस्टेट कर रहे हैं लड़कियों को आप देख रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना रहे हैं। 16 साल का बच्चा गैंग रेप कर रहा है, 12 साल का बच्चा वीडियो बना रहा है।
ये कहाँ से आया? उन 12 साल के बच्चों को किसने सिखाया कि क्राइम करना है? क्योंकि वो इनोसेंट है, उन्हें नहीं पता। पेरेंट्स का जो एक समय होता था, परिवार का एक वर्चस्व होता था, परिवार का एक प्रभाव होता था। हम कुछ भी करने से पहले, किसी फ्रेंड्स के यहाँ जाने से पहले, हम 4 बार माँ पिताजी को मनाती रहती थी 2 दिन पहले से कि बेटी को एक दिन किसी के जन्मदिन में जाना। आज क्या वो परिस्थितियाँ हैं? आज माँ बाप घर में आते हैं, सबसे पहले बच्चा उनसे ये गले नहीं लिपटता, उसका मोबाइल छीनता है। सही बात है। और मोबाइल छीन करके उसमें वो क्या चाहता है, माँ को नहीं फिक्र, पिता को नहीं फिक्र। माँ पिता को ये भी नहीं फिक्र कि हम आने के बाद बच्चों से क्या 1 घंटे बात करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या पूछते हैं, क्या उन पर हमने एक पैनी निगाह रखी है? नहीं रखते। आज मैं आपको बताऊं, अगर हम अब नहीं चेते, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। मैं पूरे भारत का भ्रमण तो नहीं कर पाई इस पोस्ट पे रहते हुए, लेकिन 1/3 हिस्से में जहाँ गई हूँ, मुझे लगता है कि अब हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस अलार्मिंग सिचुएशंस को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो दूर नहीं कि हर घर में एक क्रिमिनल पैदा हो जाए। सुषमा जी, लेकिन ये बताइए कि कानून बहुत कड़े हो गए, लोगों में अवेयरनेस भी बहुत आ गई, ऐसे मामले रिपोर्ट भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जेन्युइन और फेक में फ़र्क करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। आप बताइए, ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ बनकर सामने हमारे आ रही है कि हम कैसे पता लगाएं, ख़ासतौर से आप लोगों के सामने इस तरह की बहुत सारे केसेस आते हों। मैं टचवुड कहूँगी, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ, मैंने साइकोलॉजी में भी एक पेपर मेरा साइकोलॉजी रहा है और मुझे बहुत मन लगता था। तो मैं आप साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो, क्योंकि मेरा उस पर बहुत विशेष अध्ययन रहा है, रिसर्च रहा है, तो मुझे वक्त नहीं लगता। आप मेरे पास 5 मिनट बैठेंगे, मैं आपको आपकी ज़िंदगी की बहुत सारे पहलू को खंगाल के बता दूंगी। तो मेरे पास आने से पहले लोग बहुत डरते हैं, या कहिए कि आज मुझसे लोग, मेरा कहने का मतलब ये था कि बहुत बार लोग मिसयूज करते हैं। हाँ, कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। I totally agree। मैं उसके ऊपर आप 20% आज भी केसेस हैं जो फेक आते हैं हमारे पास, लेकिन मैं ये एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, उस 20% के लिए 80% को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हाँ, हम आते हैं, हम दोनों पक्षों को सुनते हैं, समझते भी हैं और उसका सही अवलोकन करके सही जजमेंट देते हैं। हाँ, लोगों को, महिलाओं को भी आजकल ओवर रिएक्शन होने लगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की बात नहीं सुनता, लेकिन हमने कहा अगर आप जज्बाती ना हो, आप अगर सच बोल रही हैं तो आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। अच्छा, जिस तरह से लड़कियों में अवेयरनेस आई है, अभी हमने देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ ऐसे कैंपेन्स चलते रहते हैं। अभी मी टू करके एक कैंपेन निकला जिसमें तमाम महिलाओं ने अपनी आप बीती को सामने रखा कि किस तरह से सेक्सुअली अब्यूज़ की गई हैं। ये जो परिवर्तन आ रहे हैं समाज में और उनको देखने के नज़रिए के प्रति, उसको आप लेकर क्या कहेंगी? देखिए, किसी भी एस्पेक्ट पर हम नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर कल एक प्लेटफॉर्म नहीं था, अगर आज एक प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज़ को बुलंद करके रखने का, मैं किसी चीज़ पर परहेज़ नहीं करती, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि क्या वाकई में हम वहाँ सच बोल रहे हैं। अगर सच बोल रहे हैं तो ग्रैंड सल्यूट। जी, तो ये जो सच्चाई की जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को महिलाएं लड़ भी रही हैं, आप कितनी आशान्वित हैं, ख़ास तौर से जिस तरह का समाज अभी बन रहा है, जिसकी आपने तस्वीर भी यहाँ आप बता रही थी, उसमें महिलाओं को किस तरह से अपने अधिकारों के लिए और अपने हक़ के लिए जागरूक होना चाहिए? क्या कुछ नसीहत आप दे सकते हैं? नहीं, मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, नसीहत देने के लिए महिलाएं बहुत अवेयर हो गई हैं, बहुत उनकी जागरूकता के लिए अब वो सेशन चलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी बहुत गांव गंवई क्षेत्रों में आज भी उनको अवेयर करने की ज़रूरत आन पड़ी है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम किसी से प्रतिस्पर्धा ना करें। हम पुरुषों से आगे हैं, ऐसा करके हमें नहीं लड़ना है। वी आर इक्वल, हमेशा यही सोचना है और अपने अस्तित्व की पहचान करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग एक गुण होता है और हम दूसरे की देखा देखी ना करें, अपनी गुणवत्ता की पहचान करके मुझे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है और कैसे हम लोगों के लिए रिकॉग्नाइज कर सकें, लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर सकें, ये एक पहचान बनानी है। हम जद्दोजहद में दूसरे को देख करके हम अपने सर को लाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सुषमा जी, एक लंबी यात्रा आपकी रही है, संघर्षों की यात्रा रही है, लेकिन उससे आप निकली हैं। अब इस समय, अब भविष्य जो है उसमें आप कहाँ पहुँचना चाहती हैं? क्या मकाम है, कौन सी ऐसी मंजिल है जिसे आप हासिल करना चाहती हैं? जीवन में 2 चीज़ें कभी भी जिस पर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। एक, सीखने के लिए मैंने सोचा है कि जीवन की आखिरी सांस तक मैं सीखती रहूँगी। मैं आज भी अपने आप को बहुत अबोध मानती हूँ
और जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे सीखने की परिपाटी में कमी आई है तो मुझे लगेगा कि मैं वृद्धावस्था तक आ गई और मेरे जाने का समय तय हो गया। इसलिए मैं सीखती हमेशा हूँ। और दूसरा, अपने बारे में कभी नहीं सोचती कि मुझे कहाँ जाना है। नियति ने क्या तय कर रखा है, आज मैं क्या हूँ, मुझे पता नहीं था मुझे यहाँ आना है, और नियति ने जो भी तय कर रखा होगा, हाँ, मैं अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटती। मुझे अगर कोई 100% देने के लिए कहता है तो 120% मैं देने की कोशिश करती हूँ, बाकी ईश्वर की मर्जी है। जी, लेकिन फिर भी कुछ आप मन में विचार करती हैं, जैसे हाँ, आपने एक कहा संकल्प लिया है। जी, मैं उसी संकल्प की बात मैं एक संकल्प मैंने ये लिया है क्योंकि आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ मुझे दिख रही हैं और वो संकल्पित स्वयं से हूँ। पोस्ट मेरा रहे ना रहे डजेंट मैटर, लेकिन एक संकल्प लिया है कि मैं हर कॉलेज स्कूल में मैं रिक्वेस्ट करके भी, पोस्ट नहीं होने के बाद रिक्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मैं एक अच्छी मोटिवेटर के तौर पर आज जहाँ भी जाती हूँ लोगों को की पहचान मैंने बनाई है। तो मुझे लगता है उन बच्चों को अगर अवेयर कर सकूँ, उन्हें ज़िंदगी का आईना दिखा सकूँ कि ज़िंदगी ये नहीं जो हम ख्वाबों में देखते हैं और टीवी और चैनलों पर देखते हैं, ज़िंदगी इससे बिल्कुल उल्टा है। और इस उल्टी हुई ज़िंदगी को हम कैसे अपने लिए सकारात्मक बना सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज होती है। और अगर मुझे लगता है जो अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सही समय पर सही मार्ग प्रशस्त करता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है, बाकी तो भटक जाते हैं। जी, लेकिन ये ज़िंदगी में भटकाव ना हो, और ख़ास तौर से जो महिलाएं हमारे इस कार्यक्रम को भी देख रही हैं, निश्चित तौर पर आपकी इससे सीख लेंगी। कुछ एक ऐसा मूल मंत्र जो आप उन महिलाओं को देना चाहें? मैं यही कहूँगी, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। जी, और मेरे ख्याल से आपके इन्हीं शब्दों के साथ हम ये कार्यक्रम यहीं ख़त्म करेंगे। ज़रूर मोटिवेशन लेंगे सभी महिलाएं जो आपको देख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। तो ये थी सुषमा साहू, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद चुना और संघर्षों के बावजूद ज़िंदगी में इनके हौसलों को कोई डिगा नहीं पाया, और यात्रा अनवरत ऐसे ही जारी है। ऐसी ही एक और महिला से आपकी मुलाकात कराएंगे अगले हफ्ते तेजस्विनी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।